हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय एजी 504 एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस का 4 से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए, आप लोग को इस टाइम एग्जाम के बेस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कराया जा रहा है। इसके पहले मैंने सभी सब्जेक्ट का एक एक बार करा दिया, दूसरी बार मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है आप लोगों का, इसकी वजह से मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सब कुछ बता रहा हूँ। तो आप लोगों को यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाजार से आप क्या समझते हैं? बाजार से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मार्केट या व्हाट डू यू मीन बाई मार्केट? ठीक है, तो चलिए देखते हैं बाजार से हम क्या समझते हैं। तो बाजार आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कैसे लिखेंगे बाजार के बारे में ये नहीं समझ आता। तो बाजार ऐसी जगह है जहां किसी न किसी चीज का व्यापार होता है। ठीक है, बाजार ऐसी जगह है जहां किसी न किसी चीज का व्यापार होता है, या बोल सकते हैं बाजार में कई बेचने वाले लोग एक जगह पर उपस्थित होते हैं ताकि जो ग्राहक होते हैं उन्हें चीजों को खरीदने में आसानी हो, वो चीजों को आसानी से ढूंढ सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया बाजार में। बाजार किसे कहते हैं समझ में आया? बाजार वह स्थान होता है या बाजार ऐसी जगह है जहां किसी न किसी रूप में चीजों का व्यापार होता है। ठीक है, बाजार में कई बेचने वाले लोग एक स्थान पर उपस्थित होते हैं ताकि जो उन्हें खरीदने वाले लोग हैं या जो ग्राहक हैं उन्हें आसानी से सामान मिल सके या सामान को आसानी से ढूंढ सके। ठीक है, तो बाजार वह स्थान होता है जहां लोग खरीदने और बेचने के लिए मिलते हैं। तो बाजार समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विपणन लागत से आप क्या समझते हैं? विपणन लागत से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाई मार्केटिंग कॉस्ट? तो मार्केटिंग कॉस्ट से आप क्या समझते हैं? तो विपणन लागत हुआ खर्च है जो किसी उत्पाद या सेवा की प्रमोशन, बिक्री और बाजारीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जिससे हमको उसमें उसको बेचने में क्या क्या खर्च हो रहा है उसी को बोला जाता है मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो विपणन लागत वह खर्च होता है जो किसी उत्पाद या सेवा की प्रमोशन, बिक्री और बाजारीकरण के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, किसी कॉपी की, मेरी कोई कॉपी की कंपनी है, तो यह कॉपी जो है इसको बेचने के लिए, इसका मार्केटिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? खर्च करना पड़ेगा। तो वही जो खर्च होता है उसी को बोलते हैं विपणन खर्च। ठीक है, विपणन लागत उसी को बोला जाता है। समझ में आ गया? तो उसको हम कैसे बेचेंगे? तो कभी उसका प्रचार करवाएंगे, ठीक है, टीवी में ऐड करवा सकते हैं, रेडियो में ऐड करवा सकते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से छपवा सकते हैं कि यहाँ पर कॉपी मिलती है, सस्ती मिलती है, इसकी यह क्वालिटी है, इतने पेज की कॉपी है। तो उसके बारे में क्वालिटी को मैं बताऊंगा। तो यही सब क्या है? यही सब इसका मार्केटिंग कॉस्ट है। इसको करने में क्या लगेगा? पैसा लगेगा। चलिए देखिए, अभी आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विपणन लागत वह खर्च है जो किसी उत्पाद या सेवा की प्रमोशन, बिक्री और बाजारीकरण के लिए किया जाता है। यह खर्च उत्पाद या सेवा को बाजार में प्रस्तुत करने, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और उन्हें खरीदारी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है। यह जो विपणन लागत लगाया जाता है, यह उत्पाद सेवा को बाजार में प्रस्तुत करने, मतलब बाजार तक पहुंचाने में, उपभोक्ता जो है, ग्राहक जो है, उनको उसकी तरफ आकर्षित करने में, उन्हें खरीदारी करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो विपणन लागत के सामान्य रूप निम्न है। चलिए देखते हैं किन किन रूपों में हमारा विपणन लागत लगता है। ठीक है, जिसमें पहला विज्ञापन। तो उत्पाद सेवा का प्रमोशन करने के लिए मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो आदि विज्ञापन में खर्च किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, जैसे मान लीजिए कोई कपड़े की कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए लक्स साबुन, ठीक है, लक्स साबुन, देखेंगे टीवी पर ऐड देता है इसका। तो वह जो टीवी पर ऐड देता है ना, उस ऐड को चलाने के लिए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए देता है, ठीक है, चैनल वालों को। तो पहले तो वहां से खर्च हो गया, फिर यह क्या करता है? न्यूज़पेपर में भी छपवाता है, फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रमोशन करवाता है। ठीक है, इन सभी के माध्यम से जब यह प्रमोशन करवाता है तो इसमें क्या होता है? अधिक खर्च होता है। यही सब जो खर्च, इसी को बोला जाता है विपणन लागत। मतलब कि उत्पाद या सेवा का प्रमोशन करने के लिए मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो आदि विज्ञापन में खर्च किया जाता है। तो देखेंगे आज के समय मीडिया वाले जो भी हैं वह भी क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड करने का मतलब प्रमोशन करते हैं किसी
चीज का विज्ञापन करते हैं, बताते हैं कि यहाँ से इस चीज को लीजिए, ये सस्ता रहेगा। ठीक है, तो यह हो गया पहला पॉइंट कि विज्ञापन में मार्केटिंग का कॉस्ट लगता है। अगला है सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन में तो समझते हैं आप लोग क्या होता है। देखिए कभी कभी मॉल जो होता है, बड़े बड़े मॉल होते हैं या कोई प्रोडक्ट होता है, तो वहां पर छूट आती है, ऑफर आता है, 20% छूट, 25% छूट, 10% छूट, या कोई कूपन मिलता है। इन सभी में भी बहुत खर्च होता है। इन सभी का प्रचार करने के लिए हमारे इधर तो क्या होता है कि सभी लोग ऑटो से आते हैं प्रचार करने के लिए। ठीक है, और सभी जगह पर ऐसा होता है, तो उसमें क्या लगता है, उसमें भी कॉस्ट लगता है, उसमें भी खर्च लगता है। तो यह दूसरा पॉइंट हो गया सेल्स प्रमोशन में खर्च। ठीक है, विशेष ऑफर्स, डिस्काउंट, कूपन, लॉयल्टी प्रोग्राम और अन्य सेल्स प्रमोशन गतिविधियों के लिए खर्च। अगला है ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए खर्च। इसका मतलब क्या है, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए खर्च। तो पैकिंग करने के लिए खर्च होता है, और ब्रांडिंग का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोको कोला पेप्सी है। ठीक है, कोको कोला पेप्सी जो है, उसको कोको कोला का जो उसके ऊपर ब्लू कलर का थैला लगा होता है, टैग लगा होता है, उसको बनवाने में भी तो खर्च होता है। यही तो उसका ब्रांडिंग हो गया। और उसको पैक करने में जो खर्च आता है उसको बोल देंगे पैकेजिंग खर्च। ठीक है, तो ब्रांडिंग और पैकेजिंग खर्च भी लगता है प्रोडक्ट में। अगला है बाजार अनुसंधान। तो उपभोक्ताओं की आवश्यकता क्या है, किस प्रकार के, मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई शर्ट बनाया, ठीक है, उस शर्ट की कीमत 500 है। अब आपके इधर जो मार्केट है वहां पर 300 से महंगा कोई शर्ट खरीदना नहीं चाहता, तो वहां पर बिकेगा नहीं। इसलिए इन सभी को पता करने के लिए, इन सभी का जानकारी लेने के लिए भी क्या होता है, खर्च लगेगा। वहां पर जाएंगे, देखेंगे, बात करेंगे, घूमेंगे कुछ जगह पर, उसमें क्या होगा, उसमें भी आपका खर्च होगा। तो ये सब क्या है, यही सब है मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और विचारों का अध्ययन करने के लिए खर्च किया जाता है, ताकि उत्पाद या सेवा को बाजार में सही रूप से स्थापित किया जा सके। इसके बाद अगला है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मतलब समझ रहे हैं आप लोग, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मीशो हो गया, ठीक है, शॉप्सी हो गया, ये सब क्या है, ये सब डिजिटल मार्केटिंग है। इन सभी के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो इसमें भी क्या लगता है, इसमें भी मार्केटिंग कॉस्ट लगता है। तो यही था विपणन लागत। विपणन लागत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, एक बार जल्दी से सुनिएगा विपणन लागत क्या होता है। ठीक है, तो विपणन लागत वह खर्च होता है जो किसी उत्पाद या सेवा की प्रमोशन, बिक्री और बाजारीकरण के लिए किया जाता है। यह खर्च उत्पाद या सेवा को बाजार में प्रस्तुत करने के लिए, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और उन्हें खरीदारी के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है। विपणन लागत के मैंने सामान्य रूप बताया, जैसे पहला मैंने बताया विज्ञापन के रूप में विपणन लागत। तो उत्पाद या सेवा का प्रमोशन करने के लिए मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो आदि विज्ञापन आदि द्वारा विज्ञापन में खर्च किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया सेल्स प्रमोशन के द्वारा, तो विशेष ऑफर्स, डिस्काउंट, कूपन, लॉयल्टी प्रोग्राम और अन्य सेल्स प्रमोशन गतिविधियों के लिए खर्च। उसके बाद मैंने बताया ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए खर्च। तो जो भी प्रोडक्ट रहेगा आप उसकी ब्रांडिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए भी खर्च लगेगा। उसके बाद मैंने बताया बाजार अनुसंधान। तो बाजार में उपभोक्ताओं की कैसी आवश्यकता है, किस प्रकार के उन्हें प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए जानकारी लेने में भी कुछ खर्च होगा, ताकि उत्पाद या सेवा को बाजार में सही रूप से स्थापित किया जा सके। उसके बाद मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, ठीक है, और ईमेल आदि के माध्यम से भी प्रोडक्ट की बिक्री आज के समय में हो रही है। तो यही था विपणन लागत, यही सब है विपणन लागत। ठीक है, और एग्जाम के बेस से देखिए जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन है आप लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में भी देखने को मिलेगा। AG 511 शायद सब्जेक्ट कोड है इसका, उसमें भी आप लोगों को यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और उसमें भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है गैट समझौता क्या है। इसको समान भाषा में गैट ही बोला जाता है, और GATT इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम देखते हैं। तो इस समझौता का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड्स इसका जो है पूरा नाम है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इस समझौता का पूरा नाम है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रशुल्क एवं व्यापार विषयक सामान्य समझौता। प्रशुल्क एवं व्यापार विषयक समझौता इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो नाम क्या पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं यह है क्या। ठीक है, यह समझौता है क्या। तो गैट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे 1948 में स्थापित किया गया था। देखिए कहीं कहीं पर इसको 1947 देता है, कहीं कहीं पर 48 देता है, तो 48 ही याद रखिएगा, ठीक है। तो गैट समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता जिसे 1948 में स्थापित किया गया था, जिसमें कुल 23 देशों ने भाग लिया था, जिनमें से भारत एक देश है, ठीक है। 23 देशों में से एक भारत भी है। तो गैट समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता जिसे 1948 में स्थापित किया गया था, जिसमें 23 देशों ने भाग लिया, जिसमें से भारत एक है। इस समझौता को सामान्यतः गैट समझौता कहते हैं। यह जो समझौता है इसको सामान्यतः गैट समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? गैट समझौता कहते हैं। इसका उद्देश्य विश्व व्यापार में आए रुकावटों को कम करना था। इसका उद्देश्य था विश्व व्यापार में जो भी रुकावट आया है उनको कम करना, ताकि विभिन्न देश अपने उत्पादों को अन्य देशों में आसानी से बेच सके, ताकि जो विभिन्न देश हैं वे अपने उत्पादों को अन्य देशों में आसानी से बेच सके और उत्पादों को अन्य देशों से आसानी से आयात भी कर सके। तो समझ में आ रहा है इसके अंदर क्या हुआ था? इस समझौता के अंदर यही हुआ था कि इसका उद्देश्य यही था कि जो व्यापार में रुकावट आ रहे हैं उनको कम करना। बहुत ज्यादा कर लगता था एक देश से दूसरे देश में जब मार्केटिंग किया जाता था, तो जैसे भारत से जाकर क्या करेंगे, भारत से जाकर अमेरिका में मार्केटिंग करेंगे तो वहां बहुत अधिक खर्च लगता था, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसीलिए समझौता किया गया कि वहां पर जो टैक्स लगता है वह बहुत कम लिया जाएगा और वहां जो भी प्रोडक्ट बेचे, अभी आगे आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ इसको जानते रहिएगा और एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इस समझौता को सामान्यतः गैट समझौता कहते हैं। इसका उद्देश्य विश्व व्यापार में आए रुकावटों को कम करना था, ताकि जो विभिन्न देश हैं अपने उत्पादों को अन्य देशों में आसानी से बेच सकें और उत्पादों को अन्य देशों में आसानी से आयात कर सके। चलिए देखते हैं गैट समझौते में शामिल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कौन कौन सा समझौता हुआ था? तो पहला टैरिफ से, ठीक है, टैरिफ मतलब विवाद नियंत्रण। तो गैट ने विभिन्न देशों के बीच उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ मतलब मुख्य कर, ठीक है। तो गैट ने विभिन्न देशों के बीच उत्पादों पर लगने वाले कर को नियंत्रित करने का समझौता किया। उसके बाद है मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार एक देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते समय एक दूसरे देश के सभी सामानों को बराबरी के साथ व्यापार करेगा, जो कि गैट के द्वारा निर्धारित था। तो देखिए बहुत मुख्य पॉइंट है यह मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते समय एक दूसरे देश के सभी सामानों को बराबरी के साथ व्यापार करेगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ अपने देश के सामान को बिक्री कर रहा है, एक दूसरे के देश के सामान को बराबरी के साथ बिक्री करेगा, जो गैट के तहत निर्धारित था। अगला पॉइंट है टैरिफ और व्यापार में सुधारों की आवश्यकता। टैरिफ और व्यापार में सुधारों की आवश्यकता। तो गैट के अंतर्गत सदस्य देशों को आपसी सहमति से व्यापारिक बाधाएं कम करने के लिए टैरिफ और व्यापार नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता थी, ठीक है। तो 3 पॉइंट हुआ, अभी 1-2 पॉइंट और है, मैं उसको पहले बाद में बताऊंगा, पहले इतना फिर समझिएगा गैट समझौता क्या था, गैट समझौता में कौन कौन से मुख्य बिंदु शामिल हैं उनको। तो गैट समझौता एक प्रकार का समझौता है जिसका पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता है जिसे 1948 में स्थापित किया गया था। इसमें कुल 23 देशों ने भाग लिया था, जिनमें से एक भारत है। इसका उद्देश्य विश्व व्यापार में आए रुकावटों को कम करना था, ताकि विभिन्न देश अपने उत्पादों को अन्य देशों में आसानी से बेच सके और उत्पादों को अन्य देशों से आसानी से आयात भी कर सके। इस समझौते में कुछ बिंदु हैं जिसको मैं बताऊंगा आप लोगों को, जिसमें पहला टैरिफ या कर बोल सकते हैं, ठीक है। तो गैट ने विभिन्न देशों के बीच उत्पादों पर लगने वाले जो कर हैं उनको नियंत्रित करने का समझौता किया। उसके बाद दूसरा मोस्ट फेवर्ड नेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के अनुसार गैट ने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार एक देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते समय दूसरे देश के सभी सामानों को बराबरी के साथ व्यापार करेगा, जो कि गैट के तहत निर्धारित किया गया था, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया टैरिफ और व्यापार में सुधारों की आवश्यकता। गैट के अंतर्गत सदस्य देशों को आपसी सहमति से व्यापारिक बाधाएं कम करने के लिए टैरिफ और व्यापार नीतियों में सुधार करने की आवश्यकता थी। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है विवाद निर्धारण। तो गैट ने व्यापारिक विवादों के समाधान के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की थी। गैट ने
व्यापारिक विवादों के समाधान के लिए एक प्रक्रिया क्या की थी, स्थापित की थी। जैसे मान लीजिए कि व्यापार करने में कोई विवाद हो गया है, उसके लिए क्या किया गया था, एक प्रक्रिया स्थापित किया गया था जिसमें दोनों पक्षों को अदालती समाधान के लिए समझौता करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद गैट का स्थानांतरण जो है, जो हमारा गैट समझौता था, इसका स्थानांतरण 1950 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो गया। ठीक है, इसका स्थानांतरण 1995 ईस्वी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो गया। इसको कब बनाया गया था, गैट समझौता को कब लागू किया गया था, तो सन 1948 में। ध्यान दीजिएगा, इसको कब स्थानांतरित करके विश्व व्यापार संगठन के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो 1995 ईस्वी में। तो गैट समझौता क्या था, मैंने आप लोगों को पूरी अच्छे से डिटेल में बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई भी दिक्कत हो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहां से मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहकारी खेती से आप क्या समझते हैं? सहकारी खेती के लाभ एवं हानियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सहकारी खेती से आप क्या समझते हैं? सहकारी खेती के लाभ एवं हानियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आप लोगों ने पढ़ा है, पिछले क्लास में भी पढ़ा है, उसके पिछले क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, तो सहकारी कृषि क्या होता है? सहकारी कृषि मतलब क्या होता है? इसमें किसान जो होते हैं वह आपस में मिलजुल कर कृषि करते हैं, वही होता है सहकारी कृषि। इसमें क्या करते हैं, किसान आपस में मिलजुल कर कृषि करते हैं, वह आपस में धन को जमा करते हैं, पूंजी को जमा करते हैं, उससे बीज लाते हैं, उसी से खाद लाते हैं और मिलजुल कर मेहनत करते हैं। बाद में जो उन लोगों को उत्पादन प्राप्त होता है, जो लाभ प्राप्त होता है, उसको आपस में बांट लेते हैं। इस कृषि की पद्धति में जो किसान होता है वह अपनी भूमि का स्वामी स्वयं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझ में आ जाएगा। सहकारी खेती की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसान परस्पर संगठित होकर लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से सामूहिक रूप से कृषि करते हैं। ठीक है, सहकारी कृषि खेती की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसान परस्पर संगठित होकर लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से सामूहिक रूप से कृषि करते हैं। इस प्रणाली में किसान अपनी भूमि का स्वामी बना रहता है। यह जो प्रणाली है, इस प्रणाली में किसान जो है अपनी भूमि का स्वामी बना रहता है, परंतु कृषि संबंधी कार्य अन्य लोगों के साथ मिलकर करता है। परंतु जो कृषि संबंधी कार्य होते हैं वह अन्य लोगों के साथ मिलकर करता है। जो लाभ प्राप्त होता है उसे आपस में बांट लिया जाता है। ठीक है, इन्हें जो लाभ प्राप्त होता है उसे क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। तो यही थी सहकारी कृषि। सहकारी कृषि यदि कोई पूछ दे, कहीं भी पूछे और पूछेगा एग्जाम में, सहकारी देखेंगे, सहकारिता संबंधित कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरे पेपर में। तो इंपॉर्टेंट है सहकारिता। तो सहकारी कृषि यदि पूछ दिया तो वो आप लोग बोलिएगा, सहकारी कृषि खेती की ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान आपस में संगठित होकर कृषि करते हैं। इसमें कृषि उपकरणों को, बीजों को, अन्य उत्पादों को, कृषि उत्पादों को लाने के लिए किसान धन और पूंजी को जमा करता है और उस पैसे से क्या लाता है, जो भी जरूरत की सामान होती है उसको लाता है, बुआई करता है, मेहनत करता है मिलजुल कर। उसके बाद जो भी लागत लगाने के बाद जो भी लाभ प्राप्त होता है, उस लाभ को सभी किसान आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। और इस खेती की प्रणाली में जो किसान होता है वह अपनी संपत्ति का मालिक स्वयं होता है, बस खेती मिलजुल कर आपस में करते हैं। इसका लाभ देखते हैं, तो इसका कई सारा लाभ भी है और कई सारी हानियां भी हैं। तो लाभ यही है कि इसमें सभी लोग आपस में मिलकर एक साथ मजबूती से खेती करते हैं। मतलब एक लोग का खेत है, एक खेत है, उसका 3 से 4 लोग मिलकर खेती करेंगे तो कोई भी काम होगा आसानी से हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा और मजबूती से हो जाएगा। उसका दूसरा पॉइंट है, सामूहिक रूप से कृषि उपकरण, बीज और अन्य सामग्री को साझा करने से खर्च कम किया जा सकता है। ठीक है, जब सामूहिक रूप से, जैसे मान लीजिए कि आपको 100 रुपये का बीज खरीदना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 लोग हैं या 4 लोग मान लीजिए हैं, तो 25-25 रुपये सभी लोग दे देंगे, तो आ जाएगा ना 100 रुपये का बीज। अगर अकेले रहेंगे तो 100 रुपये अकेले देने पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होता था, अधिक खर्च लगता था। और यदि 4 लोग हो जाएंगे तो खर्च कम लगेगा। ठीक है, तो 25-25 रुपये सब लोग मिलाकर बीज ला सकते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि सामूहिक रूप से कृषि उपकरण, बीज और अन्य सामग्री को साझा करने से खर्च को कम किया जा सकता है। ठीक, अगला पॉइंट है, किसान समूह अपने उत्पादों की साझेदारी के रूप में आर्थिक लाभ को साझा कर सकता है। ठीक है, किसान का जो समूह है उत्पादों की साझेदारी के रूप में आर्थिक लाभ को साझा कर सकता है। क्या कर सकता है, आर्थिक लाभ को साझा कर सकता है। कौन, किसान। अगला पॉइंट है, बाजारीकरण की सुविधा में सहकारी कृषि को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 4 किसान रहेंगे, कोई मान लीजिए प्रोडक्ट उनका कोई भी अनाज तैयार हुआ या कोई सब्जी तैयार हुई, तो उसको 4 जगह बेचने जाएंगे तो अधिक दाम में बेचेंगे,
तो इससे बाजारीकरण में भी लाभ मिलेगा, सामूहिक रूप से कृषि करने में। तो यही था इसका लाभ। चलिए देखते हैं इससे हानियां भी हैं कुछ, तो हानियां को भी देखना है, ठीक है। तो हानियां में पहला पॉइंट रहेगा आप लोगों का, सहकारी खेती करवाने से उत्तरदायित्व की कमी होती है, ठीक है। पहला पॉइंट है, जब सहकारी कृषि किया जाता है ना तो उत्तरदायित्व की कमी हो जाती है। मतलब 4 लोग हैं तो वो सोचेंगे कि हम ही जाकर पूरा काम करें, दूसरा सोचेगा हम जाकर पूरा काम करें अकेले। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे उत्तरदायित्व की कमी होती है। यदि एक लोग का होता है तो वो समझते हैं कि मुझे ही करना है, 4 लोग होते हैं तो वो सोचते हैं वह करेगा, ठीक है। इसीलिए उत्तरदायित्व की कमी हो जाती है। अगला है प्रोत्साहन की कमी। इससे क्या होता है, इससे प्रोत्साहन की भी कमी हो जाती है, ठीक है। अगला है जीवन स्तर नीचा हो जाता है। जीवन स्तर क्या हो जाता है, नीचा हो जाता है। अगला है भूमि सुधार की प्रगति धीमी पड़ जाती है। भूमि सुधार की प्रगति जो होती है वह धीमी पड़ जाती है और अधिक बेरोजगारी भी इससे होता है, ठीक है। तो यही थी सहकारी खेती की हानियां। उम्मीद करते हैं ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।